20वीं सदी की शुरुआत में रूस बहुत ही अलग अलग स्थितियों वाला देश था। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया तेजी से बदल रही थी और रूस भी इन परिवर्तनों से अछूता नहीं था। यह एक विशाल साम्राज्य था जो बाल्टिक सागर से प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। इस विशाल भूभाग में विभिन्न प्रकार की जलवायु और भौगोलिक विशेषताएं थीं, जो इसे एक अद्वितीय देश बनाती थीं। इसके पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन और एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत थी। रूस की भूमि में घने जंगल, विशाल नदियां और ऊंचे पहाड़ थे जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ाते थे। फिर भी यह असमानता और असंतोष से ग्रस्त समाज भी था। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच गहरी खाई थी जो समय के साथ और भी चौड़ी होती जा रही थी। ज्यादातर रूसी किसान थे जो गरीबी में जी रहे थे और जमीन से बंधे हुए थे। उनकी जीवन स्थितियां अत्यंत कठिन थीं और वे अक्सर भूख और बीमारी से जूझते रहते थे। रईसों और जमींदारों के एक छोटे से समूह के पास बहुत दौलत और राजनीतिक शक्ति थी। ये लोग विलासिता में जीवन व्यतीत करते थे, जबकि आम जनता संघर्ष कर रही थी। झार निकोलस द्वितीय एक निरंकुश शासक के रूप में शासन करते थे। उन्होंने सुधारों की मांगों का विरोध किया और पूर्ण राजशाही की अपनी सोच पर अड़े रहे। उनकी नीतियां और निर्णय अक्सर जनता की समस्याओं को अनदेखा करते थे। असंतोष की उपजाऊ जमीन पर क्रांति के बीज बोए गए थे। जनता में बढ़ती नाराजगी और असंतोष ने क्रांतिकारी विचारों को जन्म दिया। औद्योगिकरण हालांकि सीमित था, लेकिन उसने शहरी श्रमिकों के एक नए वर्ग को जन्म दिया था। ये श्रमिक अक्सर कठिन परिस्थितियों में काम करते थे और उनके पास बहुत कम अधिकार थे। उन्हें कारखानों में कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और वे तेजी से क्रांतिकारी विचारों को अपना रहे थे। श्रमिकों के बीच असंतोष बढ़ता जा रहा था और वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे थे। 1905 का विनाशकारी रूस जापान युद्ध जारशाही शासन की कमजोरियों को उजागर करता था और व्यापक अशांति का कारण बना। इस युद्ध में रूस की हार ने जनता के मनोबल को और गिरा दिया। हालांकि क्रूरता से दबा दिया गया था, 1905 की क्रांति आने वाली प्रलयकारी घटनाओं की एक रिहर्सल के रूप में काम करती थी। इस क्रांति ने जनता को यह दिखा दिया कि वे संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। 1917 तक रूस विनाश के कगार पर एक राष्ट्र था। देश में हर तरफ अशांति और अव्यवस्था का माहौल था। प्रथम विश्व युद्ध ने मौजूदा तनावों को और बढ़ा दिया था। युद्ध ने देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को और भी खराब कर दिया। लाखों रूसी सैनिकों को युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया, जो खराब तरीके से सुसज्जित थे और जिनका नेतृत्व ठीक से नहीं किया जा रहा था। इन सैनिकों को अक्सर भोजन और आवश्यक सामग्री की कमी का सामना करना पड़ता था। एक के बाद एक हार मिलती गई, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए और अर्थव्यवस्था चरमरा गई। युद्ध ने देश की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। झार का अधिकार, जो पहले से ही कमजोर हो चुका था, पूरी तरह से खत्म हो गया। जनता का विश्वास झारशाही शासन से उठ गया था। फरवरी 1917 में पेट्रोग्राद में ब्रेड की कमी और युद्ध की थकान से प्रेरित होकर एक स्वतः स्फूर्त विद्रोह हुआ, जिसने झारशाही शासन को उखाड़ फेंका। इस विद्रोह ने जनता की शक्ति को प्रदर्शित किया और एक नए युग की शुरुआत की। सदियों से रूस पर राज करने वाला रोमानोव राजवंश अचानक और खूनी अंत के साथ समाप्त हो गया। इसने रूस के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की, जो क्रांति और परिवर्तन से भरा हुआ था। फरवरी क्रांति ने रूस में एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया। इस क्रांति ने झारशाही के पतन को चिह्नित किया और एक नए युग की शुरुआत की। लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने अपने अधिकारों और बेहतर जीवन की मांग की। यह एक ऐसा समय था जब रूस में हर कोई बदलाव की उम्मीद कर रहा था। उदारवादियों और उदारवादी समाजवादियों से बनी एक अस्थायी सरकार झारशाही निरंकुशता की राख से उभरी। इस सरकार ने खुद को एक अस्थायी समाधान के रूप में प्रस्तुत किया, जो स्थायी लोकतांत्रिक सुधारों की दिशा में पहला कदम था। लेकिन यह सरकार अपने आप में कई चुनौतियों का सामना कर रही थी। इसने लोकतांत्रिक सुधारों, नागरिक स्वतंत्रता और युद्ध की समाप्ति का वादा किया। लोगों ने इन वादों पर विश्वास किया और एक नई शुरुआत की उम्मीद की। लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि अस्थायी सरकार इन वादों को पूरा करने में असमर्थ थी। हालांकि यह इन वादों को पूरा करने में असमर्थ साबित हुई। सरकार की नीतियों और निर्णयों ने लोगों में निराशा और असंतोष को बढ़ावा दिया। लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए और अपने अधिकारों की मांग की। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी जारी रही, जिससे देश के संसाधन खत्म होते गए और लोगों का असंतोष गहराता गया। युद्ध ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया और सैनिकों की हालत भी दयनीय हो गई।
वे थके हुए और निराश थे और उन्हें अपने भविष्य की कोई उम्मीद नहीं थी। अस्थायी सरकार, जिसे कमजोर और अशक्त के रूप में देखा जाता था, ने जनता का समर्थन खो दिया। लोग अब एक नई दिशा की तलाश में थे और उन्हें अस्थायी सरकार में वह नेतृत्व नहीं दिख रहा था। सरकार की नीतियों और निर्णयों ने लोगों में निराशा और असंतोष को बढ़ावा दिया। इस अस्थिर स्थिति में बोल्शेविकों ने कदम रखा, जो करिश्माई और क्रूर व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में एक कट्टरपंथी समाजवादी पार्टी थी। लेनिन ने लोगों को एक नया दृष्टिकोण और एक नई दिशा दी। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि वे उनके साथ हैं और उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। स्विट्जरलैंड में निर्वासित लेनिन अप्रैल 1917 में रूस लौट आए। उनके लौटने से लोगों में एक नई उम्मीद जगी। उन्होंने तुरंत बोल्शेविकों के लिए समर्थन हासिल करना शुरू कर दिया। उन्होंने शांति, जमीन और रोटी का वादा किया। उन्होंने तुरंत बोल्शेविकों के लिए समर्थन हासिल करना शुरू कर दिया। उन्होंने शांति, जमीन और रोटी का वादा किया। ये सरल नारे रूसी लोगों के साथ गहराई से जुड़ गए, जो युद्ध से थके हुए थे और बदलाव के लिए बेताब थे। लेनिन के इन नारों ने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी। ये सरल नारे रूसी लोगों के साथ गहराई से जुड़ गए, जो युद्ध से थके हुए थे और बदलाव के लिए बेताब थे। लोगों ने बोल्शेविकों को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया और उनके नारों को अपनाया। यह एक ऐसा समय था जब लोग बदलाव के लिए तैयार थे और उन्हें लेनिन में वह नेतृत्व दिख रहा था। अक्टूबर 1917 में लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने तख्ता पलट किया। उन्होंने पेट्रोग्राद में प्रमुख सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंका। यह तख्तापलट अपेक्षाकृत रक्तहीन था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। उन्होंने पेट्रोग्राद में प्रमुख सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंका। इस तख्तापलट ने रूस में एक नए युग की शुरुआत की। बोल्शेविकों ने सत्ता संभाली और उन्होंने अपने वादों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए। बोल्शेविक क्रांति, जो अपेक्षाकृत रक्तहीन थी, ने रूस और दुनिया के लिए एक नए युग की शुरुआत की। इस क्रांति ने न केवल रूस को बदल दिया, बल्कि दुनिया भर में समाजवादी आंदोलनों को भी प्रेरित किया। यह एक ऐसा समय था जब लोग बदलाव के लिए तैयार थे और उन्हें लेनिन में वह नेतृत्व दिख रहा था। मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति समर्पित लेनिन और बोल्शेविक एक समाजवादी स्वर्ग बनाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया और उन्हें लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए। उनका उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां सभी लोग समान हों और किसी भी प्रकार का शोषण न हो। वे निजी संपत्ति को समाप्त करके, उद्योग का राष्ट्रीयकरण करके और सभी विरोधों को दबाकर रूसी समाज का पुनर्निर्माण करेंगे। उन्होंने समाज के हर क्षेत्र में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाए और एक नए समाज की नींव रखी। यह एक ऐसा समय था जब रूस में हर कोई बदलाव की उम्मीद कर रहा था और बोल्शेविकों ने उस उम्मीद को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए। सोवियत राज्य के शुरुआती वर्ष गृह युद्ध और आर्थिक अराजकता से चिह्नित थे। देश एक गहरे संकट में था और हर तरफ अस्थिरता का माहौल था। बोल्शेविकों ने आंतरिक विरोध और विदेशी हस्तक्षेप का सामना करते हुए अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए एक क्रूर संघर्ष लड़ा। यह संघर्ष केवल सैन्य नहीं था, बल्कि वैचारिक भी था, जिसमें समाजवादी सिद्धांतों को स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी। 1922 तक वे विजयी हुए थे। उन्होंने अपने दुश्मनों को कुचल दिया था और सोवियत समाजवादी गणराज्यों के संघ यूएसएसआर की स्थापना की थी। यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन चुनौतियां अभी भी सामने थीं। बोल्शेविक क्रांति के रचयिता लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई, जिससे सोवियत राज्य के शीर्ष पर एक शक्ति शून्य पैदा हो गया। लेनिन की मृत्यु ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें सत्ता के लिए संघर्ष और भी तीव्र हो गया। आगामी शक्ति संघर्ष से जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ के निर्विवाद तानाशाह के रूप में उभरे। स्टालिन ने अपने विरोधियों को कुचलने के लिए हर संभव तरीका अपनाया, जिसमें राजनीतिक चालबाजी और हिंसा शामिल थी। स्टालिन एक क्रूर और महत्वाकांक्षी जॉर्जियाई क्रांतिकारी यूएसएसआर को एक आधुनिक औद्योगिक और सैन्य शक्ति में बदलने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपने देश को एक नई दिशा में ले जाने का संकल्प लिया, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की, जिसका उद्देश्य तेजी से औद्योगिकरण और कृषि का सामूहिकीकरण था। इन योजनाओं का उद्देश्य सोवियत संघ को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उसे पश्चिमी शक्तियों के बराबर लाना था। लाखों किसानों को उनकी जमीन से हटाकर सामूहिक खेतों में डाल दिया गया।
यह प्रक्रिया न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक भी थी, जिसमें पारंपरिक जीवन शैली को बदलने की कोशिश की गई। लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और बढ़ते औद्योगिक कार्यबल के लिए भोजन उपलब्ध कराना था। लेकिन यह योजना कागज पर जितनी अच्छी लगती थी, वास्तविकता में उतनी ही कठिन साबित हुई। हालांकि सामूहिकीकरण अभियान एक भयावह विफलता साबित हुआ। किसानों ने विरोध किया और उत्पादन में गिरावट आई, जिससे भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। इससे व्यापक अकाल, प्रतिरोध और लाखों लोगों की मौत हुई। यह एक मानवीय त्रासदी थी जिसने सोवियत समाज को गहरे घाव दिए। मानवीय कीमत के बावजूद स्टालिन के औद्योगिकरण अभियान ने उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए। कारखाने दिन रात चल रहे थे और उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो रही थी। यूएसएसआर अभूतपूर्व आर्थिक विकास के दौर से गुजरा, जिसने खुद को एक बड़े पैमाने पर कृषि प्रधान समाज से एक औद्योगिक महाशक्ति में बदल दिया। यह परिवर्तन न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक भी था, जिसमें समाज के हर पहलू को प्रभावित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध की पूर्व संध्या तक सोवियत संघ एक प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में उभरा था, जो पूंजीवादी पश्चिम को चुनौती देने में सक्षम था। यह सैन्य शक्ति स्टालिन की औद्योगिक नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम थी। हालांकि यह प्रगति एक भयानक कीमत पर आई। तेजी से औद्योगिकरण ने समाज में असमानता और असंतोष को बढ़ावा दिया। स्टालिन के आतंक के शासनकाल, जो साफ सफाई, पर्जेस, दिखावटी मुकदमों और सामूहिक फांसी की सजाओं की विशेषता थी, ने लाखों सोवियत नागरिकों के जीवन का दावा किया। यह आतंक का युग था जिसमें किसी की भी जान सुरक्षित नहीं थी। गुलाग, जबरन श्रम शिविरों का एक विशाल नेटवर्क स्टालिनवादी शासन की क्रूरता और उत्पीड़न का पर्याय बन गया। इन शिविरों में लाखों लोग अमानवीय परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर थे और उनमें से कई कभी वापस नहीं लौटे।